नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो चेयरमैन के यहां पर चुनाव हुए हैं, कहां पर कौन कौन से नुमाइंदों को आज चुना गया है, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का यहां पर बोलबाला रहा या फिर किसी पार्टी को आज मैंडेट मिलता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर में भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से सूरत हाल डीडीसी चुनावों के चेयरमैन को मद्देनजर रखते हुए वहां पर बने हुए हैं। क्योंकि शोपियन में भी पहले हमने देखा कि किस तरह से चुनाव हुए और उसके बाद बारामूला में भी, श्रीनगर में भी, कुलगाम के अंदर भी चुनाव जो है वो होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे पहले आज हम अपने सहयोगी सनम के पास चलेंगे और सनम से क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है वो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात में भी कहीं न कहीं गुपकार अलायंस का पता फड़फड़ाता ही नजर आ रहा है। शोपियां में जो कुछ हुआ और उसके बाद श्रीनगर में जो कुछ हुआ जिसमें गुपकार अलायंस को जीरो ही मिला, वहीं आज हो रहे काउंटिंग या इंतखाबात के दौरान भी गुपकार अलायंस का पता फड़फड़ाने ही लगा। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम ज़िले में जब आज गुपकार अलायंस को 8 मेंबरान के साथ पूरी लीड तो हासिल थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि एक उनका हॉर्स ट्रेडिंग कर गया, क्रॉस ट्रेडिंग कर गया और इस सारे के बीच में इंडिपेंडेंट वहां जीत गया। वो अलग बात है, इंडिपेंडेंट का इंतखाब भी लॉटरी ड्रा से हुआ, लकी ड्रा से हुआ, 7 और 7 बराबर मिले। लेकिन यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 में से एक मेंबर ने पलटी मार दी। वो किसने मारी अभी पता नहीं है, लेकिन गुपकार अलायंस का यहाँ भी पता फड़फड़ाया। बारामूला में भी फड़फड़ाता ही पता नजर आ रहा था और बारामूला में भी गुपकार अलायंस के लोग आज काउंटिंग में हाल में आखिरी खबरें मिलने तक आए ही नहीं थे। और कुपवाड़ा में भी ऐसा कुछ हुआ। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पे आ रही है और अनंतनाग बारामूला में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट ही आगे आएंगे। और ये सारी सिचुएशन कश्मीर में इन इंतखाबात के बाद जब 5 अगस्त 2019 की तारीख के बाद के वाक़ात पर अच्छी तरह से असरअंदाज भी हो रही है। इन्हीं वाक़ात के बीच में आज बडगाम में गुपकार अलायंस का उम्मीदवार हारा, बारामूला में आया नहीं, कुपवाड़ा में भी नहीं आया। और ये सारी सिचुएशन बता रही है कि यहाँ पर भी गुपकार अलायंस को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सियासत का वो पायदान, वो पहलू जो कश्मीर में देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ पिछले इंतखाबात में लग रहा था कि गुपकार अलायंस एक अच्छी खासी बढ़त लेकर कुछ ज़िलों में अपने डीडीसी चेयरमैन बना पाएगी, लेकिन चेयरमैन के अब तक हुए कश्मीर की 6 नशस्तों में से सिर्फ 1 पर गुपकार अलायंस आ चुकी है। बाकी 5 पर लग रहा है कि गुपकार अलायंस फड़फड़ाती ही रहेगी। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर आर्जी मुलाजमीन की उम्मीदें अभी कम नहीं हुई है। गुज़श्ता महीने जब एक स्टेटमेंट आया कि 61,000 के आर पार जो है आर्जी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाएगा, तब से तमाम तर नजरें जो है वो सचिवालय या सिविल सेक्रेटरीट पर लगी हुई है। एक खुसूसी आंकड़ों के मुताबिक आइंदा कुछ महीनों में इस पे एक्सरसाइज तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आर्जी तौर पर काम करने वाले मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल होने के ऑर्डर्स जारी किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी दर्ज की है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिस तरह से काबीना में खुसूसी कोटा रखा गया था, इस कोटे को किस तरह से खत्म किया गया और यह फैसला उस वक्त किन अफसरान ने लिया है। आपको याद होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का यह फैसला उस वक्त जम्मू कश्मीर में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मरमू साहब थे और उनके गैर मौजूदगी में यह फैसला लिया गया और बाद में बताया गया कि जाते जाते उन्होंने यह कोटा खत्म कर दिया। लेकिन अब नजरें तमाम है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शायद आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकाम सादिर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली में भी एक बार यह बहस मुबाहिसा शुरू हुआ और कई बार ट्रेजरी बेंच में जो मुलाजमीन लोग थे उनकी माने तो उन्होंने कहा था कि हमने मुश्किल हालात में काम किया, लेकिन ट्रेजरी बेंच ने उस वक्त कहा कौन किन हालात में किस तरह से काम पे लगाए गए हैं, फिलहाल इन्हें काम करने दीजिएगा। अपोजिशन ने सवाल किए थे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का तरीक़ेकार और यहां पर मुलाजिम लगाने का तरीक़ेकार जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो क्लियर करे। वक्त गुजरता गया, फिलहाल जम्मू कश्मीर में 61,000 के आसपास आर्जी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 7,000 के करीब रेगुलराइज मुलाजमीन को कई वजूहात की बिना पर दफ्तरों से छुट्टी भी कर सकती है। समीर के साथ सैयद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर।
चलिए अब आपको शहर श्रीनगर भी लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि टूरिज्म के लिहाज से किस तरह से कश्मीर के अंदर काम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर हम धारा 370 और 35 की संशोधित होने की बात करें तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बिल्कुल ठप हो चुका था, लेकिन अब दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम गुलमर्ग इलाके की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो वहां पर टूरिज्म की तरफ से भी काम जो है होता हुआ नजर आ रहा है। इरफान की इस रिपोर्ट में देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर किस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। वादिये कश्मीर में सियाहत और सियाहत के साथ साथ बात करें तो कई सारी चीजें जो है सर्दियों को लेकर दिखाई दे रही है, खासतौर पर जबकि स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल के साथ साथ जी हां टूरिस्ट जो है वो वादिये कश्मीर की ओर रुख करता है। यहां पर दिल फरेब नजारों के साथ जी हां लुत्फानंदोज भी होता है। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो गुलमर्ग जैसी खूबसूरत डेस्टिनेशन जहां पर टूरिज्म फेस्टिवल 3 दिन तक मुनक्कद किया गया और खासतौर पर जिसमें सियाहत के साथ साथ जी हां बॉलीवुड की भी बात की गई। बॉलीवुड के साथ साथ लोकल टैलेंट ने भी इस फेस्टिवल में शिरकत की और खूब जी हां अपने फन का मुजाहरा किया। साथ ही साथ वहां पर दिल फरेब नजारों को लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विद्या बालन और अरबाज खान ने गुलमर्ग की तारीफ भी की। उनका मानना है कि दुनिया में सच में ऐसी खूबसूरत जगह जो आज तक उन्होंने देखी नहीं थी, तो उनको लग रहा था कि शायद वो बदकिस्मत है, मगर अब उन्हें लग रहा है कि यहां आकर आने वाले टाइम में कुछ नए प्रोजेक्ट सब्जेक्ट को लेकर वादिये कश्मीर में अगर फिल्मों को लेकर होंगे तो जरूर हमारी यहां पर हां होगी। और बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक भी यही मैसेज होगा कि जिस तरीके से आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चुनते हैं, हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ गुलमर्ग के नजारों को लेकर फिल्में भी बन सकती है, जिनमें 70 की दहाई आज भी दिखाई देती है, जबकि फिल्में बना करती थी और खूबसूरत अंदाज में उसे दुनिया भर तक पहुंचाया भी जाता था। विंटर फेस्टिवल ऑफ गुलमर्ग, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मेरी पहली बार है और शायद मैं बहुत ही इतने सालों बाद आया हूं तो मैं अपने आप को बदनसीब समझता था कि मैं इतने पहले क्यों नहीं आया, बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस। इन वादियों में भले ही बहुत ठंड हो और बर्फ हो, लेकिन आप लोगों के दिलों में बहुत वार्मथ है और आप में बहुत प्यार है। मैं वादा करता हूं कि ये मेरा आखिरी बार नहीं होगा, पहली बार तो है, लेकिन मैं यहाँ बार बार आता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत वादी में मौजूद इंडियन आर्मी के हर फौजी को मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इस न्योते के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ सिद्धार्थ के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा जो हैं उनका हनीमून यहाँ हुआ था, तो ये बहुत ही सेंटिमेंटल विजिट है मेरे लिए। और इतनी खूबसूरती मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। मैं दुनिया भर में घूमी हूँ, पर इस तरह की खूबसूरती शायद ही कहीं देखी हो। और जिस तरह का विंटर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, जो स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, सब कुछ इतना उम्दा है कि मुझे बहुत मजा आया। आई होप मुझे दोबारा मौका मिले और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी किसी फिल्म शूटिंग के लिए मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत प्यार। Day for all of us in Gulmarg and Kashmir, when an iconic 100 feet tall national flag is being installed at this location. Now this development is in sync with large number of positive endeavors that have contributed to peace and stability in Kashmir. As also, the flag, we hope, will continue to inspire all of us who choose to serve this nation in whatever capacity they choose. I would like to thank our partners Solar Group in this patriotic endeavor. I would also like to thank our guests from the film industry, that is Ms. Vidya Balan, Mr. Siddharth Roy Kapoor and Mr. Arbaz Khan, who have chosen to support this endeavor by the presence at this location. चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से भी अशरफ डार की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि डीडीसी के चेयरमैन के चुनाव वहां पर भी हो रहे हैं। किस नुमाइंदे को जीतकर सामने लाया गया है, देख लीजिए।
फाइनली आज बडगाम जो है डीडीसी का जो चेयरमैन मिल चुका है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है जो अभी इलेक्ट हुए हैं नज़ीर अहमद खान साहब। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है अब आपके मन में। वादे बहुत किए गए हैं, अब टाइम आ गया है कि आने वाले वक्त में क्या वो वादे पूरे हो जाए। खान साहब, पहले तो आपको गुलिस्तान की तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया। दूसरा ये कि आपने यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो किस तरह आप इस जीत को आप महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे अपने टांगों पर खड़ा होने की हिम्मत दी। मैंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहा। उस वक्त भी वक्त के सारे सियासी कारंदे मेरे ख़िलाफ़ थे, तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और जो मेरे वालिद साहब मरहूम सरफराज खान साहब ने वहाँ लोगों की खदमत की थी, तो उसको मैंने बढ़ाते हुए साबित करके दिया कि मैं उनका एक सपूत बेटा हूं और लोगों की खदमत करके मैंने साबित कर दिया कि लोग खदमत करके अपना सिला ज़रूर देते हैं। नहीं साहब, अगर हम बात करें इस इलेक्शन की तो एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली, लोग जो है इस बार इस ठंड के बावजूद भी वोट डालने के निकले। लोगों के मन में बहुत कुछ था। अगर बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट से पीछे है, तो अब लोगों को उम्मीद है, खान साहब बन चुके हैं, तो क्या वो वादे पूरे होंगे? देखिए, मैंने सोचा है कि हम वही बात कहेंगे, कुरान भी है कि ला तक़लू मा ला तफ़अलून, वो बात नहीं करनी चाहिए जो आप कर नहीं सकते। हम बड़े लिमिट में बात भी करेंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि हम पंचायती राज के हवाले से आज यहाँ चेयरमैन बने हैं डिस्ट्रिक्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें रूरल डेवलपमेंट का ही बुनियादी जो मुद्दा व मकसद है, उसी के लिए मैं चेयरमैन बनाऊँ। मैं चाहता हूं कि हमारे पसमानदा इलाका, गरीब गाँवों, गरीब लोगों की खदमत हो यहाँ। उस हवाले से जो बिल्कुल एक एजेंडा है हमारा कि गरीब से गरीब तर आदमी, पसमानदा और मुस्तहिक लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान पहुँचाने का इधर काम करेंगे। और बिजली, सड़क और पानी के हवाले से जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं जिनसे हमारा ये पसमानदा ज़िला बडगाम महरूम रहा, उनको लाने के लिए हम बड़ी ज़बरदस्ती पूरी इस मैं बोर्ड को काम पे लगा दूंगा और वो लाके अपने इलाके को आबाद करूंगा इंशाल्लाह। नहीं साहब, बात करें आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अगर देखा जाए 1 या 2 कैंडिडेट आप टोटल थे और आपने 7 तक का सफ़र तय किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, पहले से उनके पास 8 कैंडिडेट, फिर भी आपने जीत हासिल की है, तो क्या लग रहा है आपको, जिन्होंने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, किस तरह आप उनके साथ काम करेंगे? आप काम तो करना है। जहाँ तक हमारी टीम का ताल्लुक़ है, 14 लोग हैं हम। फैसला तो यही होता है, सर ही होता है, टांग ही होती है। इन्होंने समझा कि इस पूरी बॉडी का सर अगर नज़ीर खान बनता है, शायद पूरी जिस्म को एक अच्छी शक्ल सूरत। चलिए, उसके साथ ही गुलमर्ग का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर विंटर कार्निवल चल रहा है और कई बॉलीवुड की हस्तियां यहां पर पहुंची हुई हैं। और आज क्या कुछ पूरे सूरत हाल थे, इशफाक डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं और कुछ लोगों से भी उनकी बातचीत हुई है। लोग क्या कुछ वहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, देख लीजिए। कोविड के लॉकडाउन को उठने के बाद एक ऐसी कोशिश है कि कश्मीर का जो लोकल टैलेंट है इसको शोकेस किया जाए और साथ ही साथ कश्मीर एज एन इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन अनाउंस करें कि इट इज़ रीओपनिंग आफ्टर द कोविड लॉकडाउन। और बॉलीवुड का काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है इस फेस्टिवल में, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अरबाज खान, विद्या बालन, सिद्धार्थ रॉय कपूर जी और सेंसेशनल सिंगर अल्तमाज फरीदी हैं जो गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल के हिस्सा बने हैं। और आप इस फेस्टिवल के बाद हम उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आएगा। प्रेजेंटिंग देयर बाय जी लोकल लाइट है, उनके अमेजिंग से टैलेंट को, बहुत सारी स्कीज की दुकान, एवीटी यहाँ पे जो रेसेस हो रही है, एंड द अदर थिंग इज द अमेजिंग बॉलीवुड स्टार्स यानी कि अरबाज खान, विद्या बालन एंड सिद्धार्थ रॉय। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज कम डू विजिट इन दिस ब्यूटीफुल वैली गुलमर्ग। हमने भी पार्टिसिपेट किया। हमने आज फर्स्टली मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ हैप्पी, तो इसमें हमारे चीफ गेस्ट बॉलीवुड के बड़े दिग्गज अरबाज खान साहब आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एक्साइटेड मोमेंट है हमारे लिए। आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में और यहाँ पर 3 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। महकमा सयाहत और इंडियन आर्मी की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया था और इस प्रोग्राम का मकसद है कि वादी कश्मीर में सयाहत को मजीद फ़रोग मिल सके। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। उसके साथ ही रुक करेंगे राजौरी का और राजौरी से भी जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमशेद मलिक, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो देखिए।
मेडिकल कॉलेज राजौरी में ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी फंडिंग की गई है, जिसके बाद अस्पताल में कई नई मशीनरियां भी आ चुकी हैं और नया बैच भी जो MBBS का दूसरा बैच वो भी इस वक्त यहां पहुंच चुका है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनसे जानेंगे कि सर यहाँ काफ़ी अर्सा से मांग की जा रही थी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए, उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ फंडिंग हुई है क्या? हाँ जी, ऑक्सीजन प्लांट का तो बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि दूर दराज का एरिया था और काफ़ी देर पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी यूटी की है, इसमें हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू जी का बहुत योगदान है। उन्होंने काफ़ी जगह पर जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए ग्रांट्स इमीडिएटली मुहैया करवा दी, जो कि जिनमें कुछ वर्ल्ड बैंक की भी आ रही हैं। तो हमारे इधर भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और मैनीफोल्ड गैस पाइपलाइन जो है उससे काफ़ी हम लोगों को सहूलियात हो जाएगी। सर जिस तरह के वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की कुछ फंडिंग हुई, उसके बाद क्या कोई नई मशीनरी यहाँ आई है? हाँ, वर्ल्ड बैंक से तो हमारे पास इसी महीने से शुरुआत से ही काफ़ी सामान आ गया है। उसमें 2 नई डायलिसिस मशीन आ गई हैं, जो कि एक उनमें से एक हमारी डिमांड थी बच्चों की डायलिसिस मशीन, तो वो भी आ गई है। अभी ब्लड बैंक के लिए भी कंपोनेंट आया है, सर्जिकल थिएटर्स के लिए आया है, ICUs के लिए आया है और SNCU जो बच्चों के वार्ड्स होते हैं उनके लिए आया है। तो काफ़ी हद तक अभी उनसे हम लोगों को काफ़ी मतलब एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा। सर ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, किस तरह का ताउन मिला? क्योंकि एक नई बात आजकल काफ़ी गर्दिश कर रही है कि ज़िला तरक्यात कमिश्नर DC राजौरी के लिए यहाँ एक स्पेशल रूम बनाया जा रहा है क्या? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्पेशल रूम मेडिकल कॉलेज में कहीं भी नहीं होता है। वो उनका काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी हमको तो हम उनको बुला लेंगे। बाकी एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे आर वेलकम टू द हॉस्पिटल, बट नोवेयर इन मेडिकल कॉलेजेस देयर रूम्स आर एस्टेब्लिश्ड। सर इससे पहले इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह का ताउन मिलता था और अब कैसा मिल रहा है? आपका तो अभी शुरुआत ही हुई है, आगे देखेंगे। ताउन रहेगा तो बढ़िया काम चलेगा, वरना पहले तो 2 डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मैंने काम किया है, वंडरफुल पीपल, और इतना सपोर्ट करते थे वो पब्लिक की और हमारी। अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आतंकी गतिविधियां भी देखी गई हैं और आज पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, इसे आज नकारा किया गया है। यानी कि खदेड़ने की कोशिश जो है वो BSF की तरफ से की गई है। पूरी जानकारी में देखिए कि ऋषि क्या कुछ बता रहा है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा पर आज एक बार फिर से पाकिस्तानी घुसपैठियों को BSF के अलर्ट जवानों ने मार गिराया है। आपको बताना चाहते हैं कि BSF के अलर्ट जवानों ने देखा कि पोस्ट के पास कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है और उस पूरी सस्पिशियस मूवमेंट पर हमारे BSF के अलर्ट जवानों ने नजर रखी और देखा कि एक घुसपैठिया जो था वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। वो तारबंदी के पूरी तरह से पास आ चुका था और BSF के अलर्ट जवानों ने देखते ही उसे गोली मार दी और उसे वहीं पर ढेर कर दिया। आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान लगातार इस तरह के प्रयास करता है कि भारतीय सीमा में किसी तरह से घुसपैठ करवाई जाए और भारत में माहौल को खराब किया जाए, खून खराबा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इन प्रयासों में विफल होता है और आज के भी इस प्रयास में पाकिस्तान को विफलता हाथ लगी है और पाकिस्तान के इस मंसूबे पर पूरी तरह से BSF के अलर्ट जवानों ने पानी फेर दिया और एक घुसपैठिए को तारबंदी के पास मार गिराया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब थोड़ी देर के बाद जो है वो BSF इस घुसपैठिए की डेड बॉडी को रिकवर कर पोस्ट पर लाएगी और उस पूरी डेड बॉडी की शिनाख्त की जाएगी और ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा आगे की ये जो घुसपैठिया है ये पाकिस्तान के किस इलाके का रहने वाला है, क्या इसकी मंशा हो सकती है यहाँ पर और इसके पास से क्या कुछ बरामद होता है ये तो बाद ही में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये एक बड़ी कामयाबी है और इससे पहले भी अगर कहें तो इसी चक फकीरा पोस्ट पर पहले भी कई बार घुसपैठियों को मार गिराया गया है BSF के अलर्ट जवानों द्वारा, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतों से और आज भी एक और घुसपैठिए को इस तारबंदी के पास चक फकीरा पोस्ट पर मार गिराया गया है। और इस पूरे वारदात के बाद जो है IG BSF एनएस जम्वाल ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देर रात को ही ये जो सस्पिशियस मूवमेंट है ये देखी जा रही थी और हमारे BSF के अलर्ट जवानों ने पूरी नजर रखी थी तारबंदी के पास और हमारे BSF के अलर्ट जवानों ने उस घुसपैठिए को पहले वार्न भी किया कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, वापस चले जाएं, लेकिन वो नहीं मान रहा था और कहीं ना कहीं देर रात से ही इस पूरी एक्टिविटी पर हमारे BSF
के अलर्ट जवानों ने नजर रखी, लेकिन आज 10 से 10:30 के बीच में जब ये दोबारा से एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसने लगा तो हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने दोबारा से वार्न किया, लेकिन ये नहीं रुका और जैसे ही ये तारबंदी के पास आगे बढ़ा तो इसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने वहीं पर ढेर कर दिया। और आईजी बीएसएफ ने ये भी कहा कि जिस तरह से हो सकता है कि ये कोई गाइड हो सकता है जो इन्फिल्ट्रेशन करवाने का प्रयास जो है वो घुसपैठियों को करवाता हो, या इसी के साथ साथ हो सकता है कि ये पूरे इलाके की राखी कर रहा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2020 में भी इसी चक फकीरा पोस्ट पर टनल भी डिटेक्ट की गई थी जो कि पाकिस्तान ने खोदी थी इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आप पूरे इलाके को उन्होंने कहा कि सर्च भी किया जाएगा और पूरी तलाशी की जाएगी इस इलाके की, क्या कुछ कोई हथियार तो बरामद नहीं हुआ, इस तरह की पूरी जो है वो सर्च की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल जो है वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहे सांबा सेक्टर की बात करें या फिर हीरानगर सेक्टर की बात करें तो लगातार यहां पर पिछले कुछ दिनों से जो है वो गतिविधियां बॉर्डर पर तेज हैं। टनल जो है वो अलग अलग जगहों पर डिटेक्ट की गई है जो पाकिस्तान ने खोदी है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और कई बार तो पाकिस्तान ये भी प्रयास करता है कि तारबंदी को काटकर घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाई जाए, लेकिन आज की ये जो घुसपैठ की कोशिश थी इसे नाकाम किया है हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने और एक घुसपैठिए को इसमें मार गिराया है। और मंशा पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसको लेकर आईजी बीएसएफ एनएस जम्वाल ने भी साफ कर दिया कि ये घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, ये कोई गाइड हो सकता है, ये कोई राखी जो है वो कर रहा था इस पूरे इलाके की कि आगे कोई और घुसपैठ का जो प्रयास है वो पाकिस्तान द्वारा करवाया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चक फकीरा पोस्ट सांबा सेक्टर के पास तारबंदी के पास मार गिराया। तो ये बड़ी कामयाबी आप ये कह सकते हैं कि बीएसएफ को आज फिर से मिली है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़। संपूर्णता से समाप्त हुआ है और इसमें जम्मू अगर बात की रीजन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ डीडीसी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है उभर कर पार्टी आई और इसी को लेकर उधमपुर में भी क्लीन स्वीप जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। और आज वो दिन आ गया जिस दिन चेयरमैन जो है डीडीसी का चुना जाना था और आज उधमपुर के लिए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आज लालचंद जी जो हैं उन्हें आज डीडीसी का चेयरमैन चुना गया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि अब किस तरह से ये लोगों के बीच में जाके उनके जो मसले हैं उनको हल करेंगे और इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है। लालचंद जी, आपका सबसे पहले जेके चंद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। अब ये बताइए कि आपको आज चेयरमैन चुन दिया गया है तो किस तरह के लोगों के बीच में आप जाएंगे, किस तरह से कार्य होंगे? अगर गाँव की अगर बात की जाए अभी बहुत सारी समस्याएँ वहाँ पर हैं। जैसे कि मैंने पहले मेरी बंधु को बताया कि मैं 30 साल से सोशल वर्कर हूँ। हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को काम करते हैं, आगे भी यही उम्मीदें लोगों ने हम पे रखी है। अभी तो हम 14 डीडीसी हैं, सब मिलजुल से प्रशासन के साथ मिलके काम करेंगे। जैसे आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी गांव की अगर बात की जाए? शहर में तो चलो काम तो हो रहे हैं, लेकिन गांव की अगर बात की जाए क्या प्राथमिकता, किस तरह से आप लोगों के कार्य करेंगे और क्या क्या मेन समस्या जो है गाँव की क्या है? मेन समस्या है कनेक्टिविटी, रोड्स, पानी की। इस पे नए प्रोजेक्ट जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल के उनको काम को करवाएंगे। लालचंद जी, आपने की कनेक्टिविटी की सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर गांव की अगर बात की जाए जो शिक्षा स्तर है वो कहीं ना कहीं अभी वैसा ही है। अगर बिजली पानी की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं लोग अभी उससे महरूम हैं। तो कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी को छोड़ के आप और किस तरह के कार्य करेंगे? चिकित्सा की अगर बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं अभी लोग उससे भी महरूम हैं। उस पर अगर बात करूँ तो अभी तो हमारे में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, डिग्री कॉलेज हमारे निर्नाल में बन रहा है, एजुकेशन का स्तर अच्छा है हमारे में, वो नहीं है कि 40 साल पहले वाला है। ये 5-6 साल में इतना अच्छा बढ़ा, इतने कॉलेज हमारे बन गए, इतने हायर सेकेंडरी बन गए। अब आगे देखेंगे। अब देखना ये रहेगा कि किस तरह से आज जैसे इन्हें सर्वसम्मति से आज इन्हें जो है डीडीसी का चेयरमैन चुना गया है। अब देखना ये भी दिलचस्प है कि किस तरह से ये सबको साथ में लेके चलते हैं। और उधमपुर जिला की अगर बात की जाए, गांव की या पंचायतों की बात की जाए, किस तरह से उन सबको लेकर ये जो है उधमपुर और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं ये करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल उधमपुर। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला डोडा और डोडा से भी आज डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो चेयरमैन के चुनाव हुए हैं, क्या कुछ पूरे सूरत हाल रहे, वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। आज आप यहाँ से चेयरमैन चुन के गए हैं तो क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने जिस उम्मीद से हमें
जितवाया है, जिस उम्मीद से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उन्होंने हमसे उम्मीदें रखी है, जो जेन्युइन बात होगी उसको हम पूरी शिद्दत के साथ लागू करेंगे। कितने वोट आपने अंदर लिए हैं? हमने 9 वोट लिए हैं। तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे पूरा आप जीत का पूरा किसको देना चाहेंगे आप? पूरा क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को है, जिन्होंने यहाँ पर चुनाव कराए, और उसके बाद जनता को है जिन्होंने वोट किए। डीडीसी इलेक्शन में काफी सारे यकीन दहानियां कराई गई हैं, वादे किए गए हैं, वो पूरे होंगे अब? बिल्कुल, हम पूरा अपने इसके साथ कोशिश करेंगे, और जो भी जेन्युइन है, जहाँ पर एक्सपेक्टेड है लोगों को कि ये होना चाहिए, तो उसको पूरे हम कोशिश करेंगे और वो ज़रूर करवाएंगे। ऐसे हाल ही में डीडीसी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया था 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, 4 कांग्रेस ने की थी, 1 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी और 1 जो है आज़ाद उम्मीदवार थी। और उसके बाद ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएगी। और साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं डोडा की, किस तरह से जश्न बनाया जा रहा है। और धनेंद्र सिंह जी को जो है वहाँ पे चेयरमैन चुना गया है, और संगीता देवी जो है उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन चुना गया है। और साफ तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यहाँ पे जश्न कर रहे हैं। और साफ तौर पे एक्स एमएलए डोडा बहुत ज़्यादा थी और फैला रहे थे, शक पैदा कर रहे थे, जो एक शैतानी अंसर है इंसान शक में। तो हमने कहा कि हम पहले बैठ लेते हैं, 3 पार्टियां हैं, तीनों लेकिन जमीनी सतह की अगर हम बात करें तो आज भी कई जगहों पर सरकार को और प्रशासन को पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग जिलों से आपको रिपोर्ट तो दिखाएगी, लेकिन उसके साथ ही बहुत अहम सवाल यहां पर यह है कि विकास जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।